चलिए ध्यान दीजिए। अब आज नेट इशू है क्या? बारिश हो रही है। पहला चैप्टर सब याद कर लिए? ओ आइए देखते हैं। अब शांत हो जाइए, एक एक प्रश्न को समझिए और ध्यान दीजिएगा तो क्लास में ही सारा बात याद हो जाएगा। आइए तो शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न है, किसी समय अंतराल में। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑनलाइन है आराम से कमेंट बाजी सब बंद कर दीजिए। बहुत लोग कमेंट में फंस जाते हैं, कमेंट करने में छूट मूट का टाइम खप जाएगा। आराम से ध्यान दीजिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको क्लास में ही सारा बात समझ में आ जाए और क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, आइए पहला प्रश्न। किसी समय अंतराल में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, किसी समय अंतराल में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का परिमाण, और डिस्प्लेसमेंट का परिमाण, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मापते हैं। किसमें? मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होता है, तय की गई दूरी से अधिक होता है, तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, या तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो जो सवाल है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, विस्थापन और दूरी से जुड़ा हुआ है। जो सवाल है वो विस्थापन और दूरी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों टर्म को समझ लेते हैं एक बार। एक तो ये हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर गति में है, कोई भी वस्तु अगर गति में है, मोशन में है, तो वो रास्ते की कुछ लंबाई तय करेगी कि नहीं तय करेगी? एक वस्तु गति कर रही है तो निश्चित ही वह रास्ते की कुछ लंबाई तय करेगी, कुछ लंबाई तय करेगी, है कि न है? क्या ऐसा संभव हो गति में हो और रास्ते की कुछ लंबाई तय ना हो? ऐसा संभव नहीं है। तो एक वस्तु जो गति में होती है वो रास्ते की कुछ लंबाई तय करेगी ही करेगी, और गतिशील वस्तु द्वारा रास्ते की जो लंबाई तय की जाती है उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो गतिशील वस्तु द्वारा रास्ते की जो लंबाई तय की जाती है उसे दूरी कहते हैं, उसे डिस्टेंस कहते हैं, उसे दूरी कहते हैं, उसे डिस्टेंस कहते हैं। और चूंकि यह रास्ते की लंबाई है तो इसका मापते हैं किसमें? मीटर में। इसे मीटर में मापते हैं। हालांकि मीटर एसआई मात्रक है, दूरी मापने का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। लेकिन ये छोटा पड़ जाता है, इसीलिए हम डेली लाइफ में जो दूरी तय करते हैं उसको किलोमीटर में ही मापते हैं। लेकिन किलोमीटर एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। लेकिन गाड़ी सब में या आम बोलचाल की भाषा में प्रायः किलोमीटर का ही यूज होता है। अब दूसरा शब्द है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। दूसरा शब्द क्या है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें सबसे पहले गतिशील वस्तु के दो बिंदुओं को जानना पड़ेगा। विस्थापन का भी संबंध एक गतिशील वस्तु से ही है,
किस प्रकार से है, तो उसको आप समझिए कि अगर हमें विस्थापन को जानना है, डिस्प्लेसमेंट को जानना है, तो हमें दो बिंदुओं को जानना पड़ेगा। पहला कि उसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, कौन है, यानी कहाँ से वो गति स्टार्ट किया है, और उसका अंतिम बिंदु क्या है, उसका अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है, यानी गति खत्म कहाँ पर हुई है। एक गतिशील वस्तु का अगर विस्थापन निकालना हो तो इन दो बिंदुओं को जानना ही पड़ेगा। पहला कि प्रारंभिक बिंदु कौन है और अंतिम बिंदु कौन है, गति प्रारंभ कहां से हुई है और गति समाप्त कहां पर हुआ है। बिना इन दो बिंदुओं को जाने विस्थापन को जाना नहीं जा सकता है। बिना इन दो बिंदुओं को जाने विस्थापन को जाना नहीं जा सकता है। तो आपको विस्थापन जानना है तो कौन कौन से बिंदु को पता करना पड़ेगा, यानी गति प्रारंभ कहां से हुई है और गति समाप्त कहां पर हुई है। मान लीजिए कि वस्तु ए बिंदु से गति करना प्रारंभ किया, ठीक है, और घूमते फिरते पहुंच गया कहां पर, बी पर। तो ए क्या है, प्रारंभिक बिंदु, और बी क्या है, अंतिम बिंदु। ये रास्ते की लंबाई जो तय हुई है, ये दूरी है। रास्ते की जो लंबाई तय हुई वो क्या है, और एक गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। एक गतिशील वस्तु मान लीजिए इस रास्ते पर गया है, उसका प्रारंभिक बिंदु ए और बी है, तो गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटी दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। सबसे छोटी दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्लियर, बात समझ गए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर दूरी विस्थापन की बात करें तो दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है, लेकिन यह केवल एक स्थिति में संभव है, जब सीधी रेखा पर गति हो। क्या हो, सीधी रेखा पर गति हो। विस्थापन दूरी के बराबर होगा, लेकिन उसकी स्थिति केवल एक है, जब गति क्या हो। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर गतिशील होती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर गतिशील होती है तो दूरी भी यही है। और अगर प्रारंभिक अंतिम बिंदु को देखे तो इसके बीच की छोटी दूरी यही ना होगी। तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, लेकिन कब होगा, सीधी रेखा पर गति होगा। अगर गति सीधी रेखा पर नहीं हुआ है तो किसी भी स्थिति में दूरी विस्थापन के बराबर हो ही नहीं सकता है। क्लियर। अब उसके बाद दूसरा कि दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है। दूरी विस्थापन से बड़ा हो सकता है कब, जब वस्तु टेढ़े मेढ़े रेखा पर गति करे। किस रेखा पर, टेढ़े मेढ़े रेखा पर गति करे, तब दूरी बड़ा होगा, विस्थापन कम होगा। दूरी बड़ा होगा, विस्थापन। तो सीधी रेखा पर गति करेगा तो दूरी विस्थापन क्या होगा, लेकिन अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो दूरी निश्चित ही क्या होगा, बड़ा होगा, और विस्थापन क्या होगा, कम होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। और यह किस स्थिति में, मान लीजिए वस्तु ए बिंदु से गति हो और घूमते फिरते फिर कहां पर आ जाए, ए पर ही आ जाए, घूमते फिरते कहां पर आ जाए। यानी कि जब वस्तु गति जहां से प्रारंभ करे वहीं पर पहुंच जाए, तब ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि प्रारंभिक अंतिम बिंदु एक ही बन चुका है, लेकिन दूरी जीरो होगा। दूरी तो रास्ते की लंबाई है।
तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकते हैं कब? जब वस्तु सीधी रेखा पर गति हो। दूरी बड़ा होगा विस्थापन के कब? जब गति टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर हो। दूरी शून्य नहीं हो सकता लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य उस दशा में होता है जब वस्तु जहां से गति प्रारंभ करे और अंत में वहीं पहुंच जाए। क्लियर? मान लीजिए कि आपको कह दिया कि श्याम नामक एक व्यक्ति का 4 घंटे में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका मतलब है श्याम जहां से गति करना प्रारंभ किया था अभी वहीं पर है, अभी वहीं पर है। एक ट्रेन पटना से खुली और 3 घंटे बाद उसका डिस्प्लेसमेंट शून्य है, तो ट्रेन कहां पर है? ट्रेन पटनी में है। क्योंकि विस्थापन 0 है तो इसका मतलब है कि वस्तु जहां से गति प्रारंभ कर दिया है वहीं पर पहुंच गया है। क्लियर हो गया? तो दूरी विस्थापन के बराबर होगा जब सीधी रेखा पर गति होगी। दूरी बड़ा होगा, विस्थापन छोटा होगा जब टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर गति होगी। दूरी 0 नहीं हो सकता लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है जब वस्तु जहां से गति करे वहीं पहुंच जाए। ओके, और ध्यान रखिएगा, आपको बताए थे कि मोशन जो है, या जान लीजिए मोशन जो है वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सहारा लेकर भी पढ़ा जाता है। मोशन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी सहारा लिया जाता है। और जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर गति के विभिन्न स्थितियों का वर्णन करने लगेंगे तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो जाएगा लेकिन दूरी नहीं होगा। अगर गति को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेकर विस्तार पूर्वक हम पढ़ना चालू करेंगे तो उस स्थिति में विस्थापन हमें ऋणात्मक भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, लेकिन दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी विस्थापन ऋणात्मक भी होगा लेकिन दूरी नहीं होगा। लेकिन किसी भी स्थिति में विस्थापन दूरी से अधिक हो ही नहीं सकती। किसी भी स्थिति में विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत? बात समझ गए? अब आइए, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होते हैं। हमेशा बराबर नहीं होते, केवल तब बराबर होते हैं जब सीधी रेखा पर चले, तो ये नहीं होगा। तय की गई दूरी से अधिक विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक हो ही नहीं सकता। तय की गई दूरी से हमेशा कम, हमेशा कम नहीं। जब टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर गमन करेगा तभी विस्थापन दूरी से कम होगा, तभी दूरी विस्थापन से कम होगा। तय की दूरी से कम हो सकता है, बिल्कुल ये सही है। तय की गई दूरी से कम हो सकता है, तय की गई दूरी से कम हो सकता है, तय की गई दूरी से कम हो सकता है। क्लियर? और ये कब हो सकता है? विस्थापन तय की गई दूरी से कम हो सकता कब? जब टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर गति हो, जब टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर गति हो। क्लियर? तो पहला का आंसर डी हो गया। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती, अंग्रेजी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती हो, अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी समय बढ़ रहा है और उसी के अनुपात में कौन बढ़ रहा है? दूरी बढ़ रहा है। मान लीजिए कि कोई वस्तु पहला सेकेंड 5 मीटर की दूरी तय किया, दूसरा सेकेंड भी कितना मीटर का दूरी तय किया? 5 मीटर, यानी 2 सेकेंड में कुल कितना मीटर तय हो गया? 10 सेकेंड। तीसरा सेकेंड भी 5 मीटर की दूरी तय किया, चौथा सेकेंड भी 5 मीटर की दूरी तय किया।
एक वस्तु गति करना प्रारंभ किया और कितनी दूरी तय किया? 20 मीटर दूरी तय किया। और कितने समय में तय किया? 4 सेकंड में तय किया। एक वस्तु गति करना प्रारंभ किया और 20 मीटर दूरी तय किया, 4 सेकंड में तय किया। कैसे तय किया? पहला सेकंड भी 5 मीटर, दूसरा सेकंड भी 5 मीटर, तीसरा सेकंड भी 5 मीटर, चौथा सेकंड भी 5 मीटर। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि दूरी समानुपाती है क्या? समय में समान दूरी तय हो रही है। और अगर समान समय में समान दूरी तय हो रही है, हर सेकंड समान दूरी तय हो रही है, तो इसका मतलब है दूरी किसके समानुपाती है? तो दूरी समय के समानुपाती है। इसका मतलब हुआ है कि समान समय में समान दूरी तय हो रही है। हर एक सेकेंड 5 मीटर की दूरी तय हो रही है। और ध्यान देखिए, ये पहला सेकेंड है, ये दूसरा सेकेंड है, ये तीसरा सेकेंड, ये 3 सेकेंड नहीं है, ये तीसरा सेकेंड है, ये चौथा सेकेंड है। क्लियर है ना? बात को समझे कि नहीं समझे? तो दूरी समय के समानुपाती है, तो इसका मतलब है कि समान समय में समान दूरी तय हो रही है। अगर इस तरह से दूरी तय हो रही है तो इसका मतलब है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है कि नहीं है? अगर हर एक सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय हो रही है तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि इसकी गति जो है क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है। और यह गति एक समान, इसका चाल जो है क्या है? एक समान है। और चाल कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है तो इसका मतलब है कि समान समय में समान दूरी तय हो रही है और वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अब यहां पर वस्तु एक समान वेग भी दिया है, लेकिन वेग इसका आंसर नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, जब दूरी की बात की गई हो तो हम किसकी बात करेंगे? और चाल बराबर आप जानते होंगे क्या होता है? दूरी बटे समय, और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कोई दिक्कत? निम्नलिखित कौन अदिश राशि? देखिए, हम पिछले चैप्टर में भौतिक राशि के बारे में पढ़े थे ना? फिजिक्स के नियमों की व्याख्या करने के लिए जो राशि की आवश्यकता पड़ती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। या जिसको मापा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि जो है 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सदिश और अदिश, वेक्टर और स्केलर। अब सदिश राशि क्या है? तो ऐसी भौतिक राशि जिसको बताने के लिए परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। ऐसी भौतिक राशि जिसको बताने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश भौतिक राशि कहते हैं। और अदिश भौतिक राशि को बताने के लिए केवल किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। केवल दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए दूरी जो है ना, यह क्या है? दूरी जो है ना, यह क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि। इसको बताने के लिए केवल परिमाण चाहिए। कितना दूरी है? 5 मीटर। दिशा की कोई जरूरी नहीं है। दूरी क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। क्योंकि विस्थापन बताने के लिए आपको दिशा के परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए? दिशा। क्योंकि विस्थापन जानने के लिए प्रारंभिक अंतिम बिंदु जानना जरूरी था। तो प्रारंभिक अंतिम बिंदु जानने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है? दिशा को जानना जरूरी है ना। बिना दिशा जाने हम विस्थापन ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक अंतिम बिंदु तय नहीं कर सकते हैं।
तो विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सदिश राशि है, और दूरी जो है वो अदिश राशि है। दूरी जो है वो क्या है? अदिश राशि है। अब दूसरा एक देखिए, वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और वेग क्या है? सदिश राशि है। और दूसरा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, चाल क्या है? तो वेग क्या है? सदिश राशि। चाल क्या है? अदिश राशि। वेग क्या है? सदिश राशि। चाल क्या है? अदिश राशि। अब ध्यान दीजिए कि कभी कभी वेग और चाल को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे डेली लाइफ में हम ना तो विस्थापन का यूज करते हैं और ना ही वेग का यूज करते हैं। डेली लाइफ में हम अपने आम जिंदगी में सीधा यूज करते किसका? दूरी का। और किसका? चाल का। वेग और विस्थापन का कभी भी यूज किए हैं आप? नहीं। तो आम जिंदगी में इन दोनों टर्मों का यूज होता ही नहीं है, होता है केवल इसका। तो विस्थापन दूरी तो आप समझ गए। चाल वेग में क्या अंतर है? तो एक अंतर तो यही है कि वेग क्या है? सदिश राशि। चाल क्या है? अदिश राशि। वेग क्या है? सदिश राशि। चाल क्या है? अदिश राशि। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए हम कह देते हैं ट्रेन 30 मीटर पर सेकेंड से गति कर रहा है। क्या लिखे हैं? ट्रेन 30 मीटर पर सेकेंड से गति कर रहा है। वास्तव में हम यहां पर ट्रेन की क्या बताए हैं? चाल। ट्रेन 30 मीटर पर सेकेंड से गति कर रहा है। अब क्या बता रहे हैं? ट्रेन का चाल बता रहे। लेकिन आप देखिए ध्यान से, दूसरा, ट्रेन कटिहार की तरफ, ट्रेन कटिहार की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से गतिशील है। ट्रेन कटिहार की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से गतिशील है। यहां पर आप क्या बता रहे हैं? यहां पर जो आप बता रहे हैं, यहां क्या हो गया है? वेग हो गया है। यहां पर दिशा निश्चित हो गया कि ट्रेन जो जा रहा है ना, कटिहार से जा रहा है, कटिहार की तरफ जा रहा है। दिशा क्या हो रहा है? यहां पर क्लियर हो रहा है। लेकिन यहां पर दिशा क्लियर हो रहा है। तो यहां पर वेग बताया गया है, यहां पर चाल बताया गया है। हालांकि हम अपने डेली लाइफ में अंतर नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर देखिए अंतर को आप समझ रहे होंगे। ट्रेन भागलपुर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील है। वो 5 मीटर पर सेकेंड क्या है? वेग। तो जब हम दिशा निश्चित कर दिए तो वो वेग हो गया, और जब दिशा निश्चित नहीं है तब वो चाल हो गया। चाल वेग में यही मामूली अंतर है कि चाल अदिश राशि है और वेग क्या है? सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है, वेग क्या है? सदिश राशि है। क्लियर? बात को समझे कि नहीं? तो चाल वेग में जो मामूली सा अंतर है उसको आप समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। नहीं समझे ना, फिर भी आप टॉप करिएगा। बस क्वेश्चन आप याद करते जाइए। कौन अदिश राशि है? चाल। चाल। चाल क्या है? अदिश राशि। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। वेग भी क्या है? सदिश राशि। त्वरण के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, त्वरण के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि त्वरण जो है वो भी है क्या? अदिश राशि। त्वरण क्या है? अदिश राशि। त्वरण क्या है? सॉरी, त्वरण भी सदिश राशि। सॉरी, त्वरण भी क्या है? सदिश राशि। त्वरण भी क्या है? सदिश राशि। नेक्स्ट, वेग विस्थापन समय में भी तुरंत देखिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन शून्य हो सकता है तो वेग भी क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है तो वेग भी शून्य हो सकता है। तो यही संबंध है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब वेग बराबर विस्थापन बटे समय। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग। अब एक समान त्वरित गति, यहां पर त्वरण को समझ लीजिए। त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या है इसको समझिए। अगर कोई वस्तु पहला सेकेंड मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से गतिशील है,
एक वस्तु, कोई वस्तु मानकर चलिए कि पहला सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड से गतिशील है, यानी पहला सेकेंड उसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड नहीं है, दूसरा है, दूसरा सेकेंड उसकी गति 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तीसरा सेकेंड मान लीजिए उसकी गति 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। चौथा सेकेंड उसकी गति 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है? एक डाटा आपके सामने हम ये रखे हैं कि कोई वस्तु गतिशील है, पहला सेकेंड उसकी गति 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड है, तीसरा सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड है, चौथा सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड है। अब एक दूसरा डाटा आपके सामने हम रख रहे हैं। एक वस्तु पहला सेकेंड, ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु, तो वो दूसरी वस्तु भी पहला सेकेंड 5 मीटर के दर से गतिशील है, दूसरा सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील है, तीसरा सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील है, चौथा सेकेंड जो है, चौथा सेकेंड 27 मीटर पर सेकेंड से गतिशील है। दो गतिशील वस्तु की स्थिति को हम देख रहे हैं। एक वस्तु पहला सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील है, दूसरा सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील है, तीसरा सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील है, चौथा सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील है। दूसरी वस्तु आप देख रहे हैं, पहला सेकेंड 5 मीटर के दर से गतिशील है, दूसरा सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड के दर से गतिशील है, तीसरा सेकेंड 15 और चौथा में 27। अब इस स्थिति को देखकर आप क्या कहिएगा? आप ये कहिएगा कि प्रति सेकेंड वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रति सेकेंड वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा है कि नहीं? जब एक गतिशील वस्तु का प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा हो तो हम कहेंगे कि गतिशील वस्तु में क्या है? त्वरण है। जब किसी वस्तु का वेग प्रति सेकेंड बढ़ रहा हो, हर सेकेंड उसका बढ़ रहा हो, तब हम कहेंगे गतिशील वस्तु में क्या है? त्वरण है। तो गतिशील वस्तु एक्सीलरेट है, यानी कि उसमें त्वरण है, तो मतलब उसका वेग प्रति सेकेंड बढ़ रहा है, उसका वेग प्रति सेकेंड बढ़ रहा है। और दूसरा स्थिति में त्वरण है, दूसरा स्थिति में त्वरण है। ध्यान से देखिए, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अरे प्रति सेकेंड वेग बढ़ रहा है तो त्वरण है। अंतर यही है कि यहां एक समान त्वरण है, यहां असमान त्वरण है। त्वरण यहां पर भी है लेकिन वो एक समान है, त्वरण यहां पर भी है लेकिन वो एक समान नहीं। तो त्वरण एक्सीलरेशन का मतलब होता है प्रति सेकेंड वेग का बढ़ते जाना, प्रति सेकेंड वेग का बढ़ते जाना, प्रति सेकेंड वेग का बढ़ते जाना। और यह दो प्रकार से हो सकता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। अगर वेग बढ़ रहा है लेकिन असमान तरीके से तो वो असमान त्वरण, वेग अगर बढ़ रहा है एक समान तरीके से तो एक समान। क्लियर है? बात समझ गए ना? त्वरण का मतलब समझे कि ना? त्वरण का ठीक होता है मंदन। अगर प्रति सेकेंड वेग अभी यहां बढ़ रहा है ना, अगर घट रहा है तो हम कहेंगे मंदन है, त्वरण ऋणात्मक है। क्लियर? और त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम, प्रारंभिक को अंतिम होने में जो समय लगा है। अंतिम वेग को भी में इंडिकेट किया जाता है, प्रारंभिक वेग को, समय को टी में। और इस तरह से जो त्वरण निकलेगा वो एक समान त्वरण होगा। इस तरह से असमान त्वरण की गणना नहीं की जा सकती है। जैसे यहां पर देखिए अंतिम वेग कितना है?
20। अंतिम वेग कितना है 20। प्रारंभिक वेग कितना है 5। अब 5 को 20 होने में कितना समय लगा है 4 नहीं 3 लगा है 1 से 2 1 सेकेंड लगा। 5 को 10 होने में कितना सेकेंड। अंतिम वेग कितना है प्रारंभिक वेग 5। प्रारंभिक को अंतिम होने में कितना समय लगा है 3 सेकेंड। कहिएगा यहाँ 4 है तो 4 सेकेंड नहीं। 5 को 10 होने में कितना लगा है 1। 10 को 15 होने में अब 15 को 20 होने में 3 सेकेंड लगा है ना। तो वेग को परिवर्तन होने में कितना समय लगा है 3 सेकेंड। तो 20 - 5/3 कितना हो गया 15 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब हुआ कि वस्तु का वेग प्रति सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। क्लियर। तो त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे v - u/t। v - u/t। क्लियर। और त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड को आप दो तरह से लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से इस तरह से। अब आते हैं सवाल पर। और यहां तो त्वरण औसत वेग पूछा है। क्या पूछा है औसत वेग बराबर होता है अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बटे या प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बटे 2 सी होगा। क्लियर। त्वरण नहीं पूछ रहा यहां पर औसत वेग पूछ रहा है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बटे 2 या इस तरह से भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट। यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आता है, विस्थापन क्या होगा जहां से गति प्रारंभ करे वहीं पहुंच जाए। जहां से गति प्रारंभ करे वहीं पहुंच जाए तो विस्थापन क्या। जहां से गति प्रारंभ करे वहीं पहुंच जाए तो विस्थापन क्या। सुनिए, जब एक गेंद को सीधे ऊपर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक हवा में फेंका गया, कितनी ऊंचाई प्राप्त किया h। कितनी ऊंचाई प्राप्त किया h। क्लियर। तो ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है। h ऊंचाई तक पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ वापस आएगा तो फिर कितनी दूरी तय करेगा h दूरी तय करेगा। फिर कितनी दूरी तय करेगा h दूरी तय करेगा। तो इस तरह से कुल कितनी दूरी तय हुआ 2h दूरी तय हुआ। कितनी दूरी तय हुआ 2h दूरी तय हुआ। क्लियर। तो एक वस्तु को ऊपर फेंके h ऊंचाई तक गया और फिर वापस लौटा तो वापस लौटेगा तो फिर भी वह h दूरी तय करेगा। तो इस तरह वापस लौटते ऊपर जाते वक्त वो कुल कितनी दूरी तय कर लिया 2h। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो उस गति को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, गति कितने प्रकार के होते हैं समझ लीजिए। पहला है गति कितने प्रकार के होते हैं इसको समझ लेते हैं। पहला है आपका क्या रैखिक गति, लीनियर मोशन। बिहार पुलिस के लिए पढ़ सकते, बिल्कुल सर पढ़ सकते हैं। रैखिक गति है उसको क्या करिए समझिए। सीधी रेखा पर या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर होने वाली गति को क्या कहते हैं रैखिक गति कहते हैं। सीधी रेखा ऐश्वर्या जी, सीधी रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर होने वाली गति को क्या कहते हैं रैखिक गति कहते हैं। सीधी रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर होने वाली गति को क्या कहते हैं रैखिक गति। अब कहिए पटना से बस पकड़कर भागलपुर जाना किस प्रकार की गति होगी रैखिक गति होगी। बिल्कुल रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा। और क्या हमारे डेली लाइफ में लगभग जितने गाड़ी बस चला करते हैं वो प्राय कैसी रहती है
रैखिक गति में रहती है, या तो वो सीधी रेखा पर चलती है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलती है, सीधी रेखा पर चलती है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलती है। तो सीधी रेखा और टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर होने वाले गति को क्या कहेंगे? रैखिक गति कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। क्लियर? दूसरा है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय मार्ग पर, सर्कुलर पथ पर होने वाले मोशन को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। वृत्तीय पथ पर होने वाले गति को वृत्तीय गति, सीधी रेखा पर होने वाली गति को रैखिक गति, टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर होने वाली गति को भी रैखिक गति। तो वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, एग्जाम्पल कोई मार्ग बताइए ना, बोला का बस। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद जब कोई वस्तु मोड़ लेता है तो कौन गति? अब देखिए, वृत्तीय गति के लिए जरूरी नहीं कि पूरा मार्ग वृत्ताकार होनी चाहिए, ठीक है ना? नहीं, अंडाकार का होगा जी। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। वृत्तीय मार्ग पर होने वाले गति के लिए जरूरी नहीं कि पूरा मार्ग वृत्तीय हो। रैखिक गति करते समय कोई बस जब मोड़ लेता है तो मोड़ पर वह कौन गति में आ जाता है? मोड़ पर वह कौन गति में आ जाता है? वृत्तीय गति में। क्लियर? मोड़ लेते समय किसी गाड़ी की गति कैसी गति? वृत्तीय गति। रैखिक गति, वृत्तीय गति समझे? तीसरी गति समझिए, रोटेशनल मोशन। यानी क्या? घूर्णन गति। घूर्णन गति ऐसी वृत्तीय गति जो एक्सिस के चारों तरफ हो, उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। ऐसी वृत्तीय जो गति जो किसी एक्सिस के, यानी किसी एक्सिस से उसके चारों तरफ हो रहा है, तब उसको हम क्या कहेंगे? पहिए में धुरी लगा होता है, उस पहिए के गति को आप क्या कहिएगा? आपके घर देखिए, क्लासरूम में पंखा चल रहा है, पंखा में एक एक्सिस है और उसी एक्सिस के चारों ओर पंखे का ब्लेड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो पंखे के ब्लेड की गति कैसी गति? तो घूर्णन गति भी वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं है। वही वृत्तीय गति घूर्णन गति होगा जिसमें क्या होगा? एक्सिस होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? सबके सब घूर्णन गति क्या है? वृत्तीय गति है। सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, क्योंकि घूर्णन गति में भी मार्ग क्या है? वृत्ताकार है। तो सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं है। वही वृत्तीय गति घूर्णन गति है जिसमें एक्सिस है। एक्सिस बिल्कुल एक रितेश रंजन लट्टू के बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल लट्टू की गति कैसी गति है? घूर्णन गति है। पंखे की ब्लेड की गति कैसी गति है? केबाड़ जो खोलते हैं उसकी गति कैसी गति है? बिल्कुल केबाड़ वृत्तीय मार्ग पर खुलता है, लेकिन उसमें कब्जा लगा हुआ है, यानी क्या लगा हुआ है? एक्सिस लगा हुआ है। वो दरवाजे यानी कि केबाड़ की गति कैसी गति? समझे? इन दोनों गति में कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए ना? सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं है। घूर्णन गति में सबसे बड़ी पहचान है कि एक्सिस रहेगा। एक्सिस एक्सिस एक्सिस। क्लियर? तो 30 मोशन समझ गए। चौथा ऑसिलेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलन गति या कंपन गति, दोलन गति या कंपन गति। किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या किसी निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा हो, लगातार कर रहा हो, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। क्लियर? जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करे तो वह गति क्या है? अगर किसी निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करे तो सिलाई मशीन की सुई की गति दोलन गति, झूले की गति, झूला आगे पीछे, सिलाई मशीन की सुई ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए? हाँ, कंपन को अंग्रेजी में वाइब्रेशन भी कहते हैं, वाइब्रेट मोशन। तो जब हम कहते हैं वाइब्रेट मोशन है तो एकदम वो तो या ऊपर नीचा कर रहा है या आगा पीछा कर रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, पेंडुलम की गति कैसी गति है? दोलन गति। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? दोलन गति क्लियर? दोलन गति को ही क्या कहते हैं? कंपन गति। ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेट मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन को क्या कहते हैं? वाइब्रेट मोशन भी कहते हैं। क्लियर? तो ये आगे पीछे क्या हुआ जी? इसी तरह की गति है जिसमें हंसने वाली बात की। 5 नंबर पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन, आवर्त गति। क्या? हाँ, मौत का कौन एक्सिस है? नहीं तो वृत्तीय गति। मौत का कुआं घूर्णन गति होगा कि वृत्तीय गति? वृत्तीय गति होगा। उसमें एक्सिस कहाँ है? एक्सिस रहेगा तभी क्या होगा? आइए दोस्तों, आवर्त गति। आवर्त गति में 3 चीज फिक्स होता है। निश्चित पथ मतलब रास्ता, निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल और निश्चित दूरी। जब कोई वस्तु निश्चित पथ और निश्चित समय अंतराल, और तीसरा निश्चित रहता है गति का बार बार दोहराना, गति का बार बार दोहराना। जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार दोहराते रहती है तो उस गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल पर कोई वस्तु अपने गति को बार बार दोहराती रहती है तो वो क्या कहते हैं? कोई भी गति आवर्त हो सकती है, बस ये 3 शर्तों को पूरा करना है। मान लीजिए बिंदु ए बिंदु बी, एक वस्तु ए से बी गया कितना? 5 सेकंड में। बी से ए आया 5 सेकंड में, फिर गया 5 सेकंड में, फिर आया 5 सेकंड में, फिर गया 5 सेकंड में, फिर आया 5 सेकंड में। ये रैखिक गति है, लेकिन अब ये क्या बन चुका है? आवर्त गति भी बन चुका है, क्योंकि पथ निश्चित है, समय अंतराल निश्चित है, गति बार बार। जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार दोहराती रहती तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं?
आवर्त गति कहते, क्लियर हो गया ना। जब कोई वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को बार बार दोहराते रहती तो उसे क्या कहते हैं? क्लियर। आप अपने घर जाइए, मतलब बोल रहे हैं आप अपने घर, मतलब डेरा पर, पटना के डेरा पर, अब जो ऑनलाइन है सुनिएगा। घर गए, 5 मिनट में कोचिंग से घर गए, 5 मिनट में घर से कोचिंग आए, फिर 5 मिनट में कोचिंग से घर गए, फिर 5 मिनट में यहाँ आए। आप गति को दोहरा रहे हैं। रास्ता अगर नहीं बदले, एक के रास्ता से आ जा रहे हैं। 5 मिनट निश्चित है, तो आप रैखिक गति में होने के साथ साथ किस में आ गए? तो आवर्त गति में कितने शर्तों को पूरा करना पड़ता है? और ये तीनों शर्त किस में पूरा होता है? तो सभी दोलन का दोलन गति क्या है? आवर्त गति है। सभी दोलन गति, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, उसका पथ निश्चित है, अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है, समय अंतराल निश्चित है, 365 दिन में एक बार घूम रहा है, अब फिर अपने गति को क्या कर रहा है? पृथ्वी की गति ये तीनों शर्तों को पूरा करता है। पृथ्वी निश्चित पथ पर घूम रहा है, निश्चित समय अंतराल 365 दिन में घूम रहा है, 365 दिन में अपने गति को, पृथ्वी की गति क्या है? आवर्त गति है, लेकिन दोलन गति पृथ्वी की नहीं, क्योंकि पृथ्वी आगा पीछा ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो सभी दोलन गति आवर्त गति है, सभी दोलन गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति। उदाहरण, पृथ्वी की गति आवर्त गति है, लेकिन पृथ्वी की गति दोलन गति, सभी दोलन गति आवर्त गति है, क्योंकि सभी दोलन गति में पथ निश्चित है, समय अंतराल निश्चित है, और उसमें भी आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, तो बार बार गति का क्या हो रहा है? क्लियर हो गया? बात समझे? तो गति समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर होने वाले गति को रैखिक गति कहते हैं। सीधी या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर होने वाली गति को रैखिक गति कहते हैं। वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ऐसी वृत्तीय गति जिसमें एक्सिस के चारों तरफ वस्तु घूमे उसे क्या कहते हैं? जैसे लट्टू की गति, पंखे की ब्लेड की गति, किवाड़ की गति, ठीक है ना? तो पेंडुलम की गति नहीं होगा। किसी निश्चित एक्सिस के चारों तरफ अगर वृत्तीय गति हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? और ध्यान रखना कि सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, सभी घूर्णन गति वृत्तीय गति है, लेकिन सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति, क्योंकि घूर्णन गति में एक्सिस का होना जरूरी है। क्लियर? ऑसिलेटिव मोशन, ऑसिलेटिव मोशन क्या समझ गए? निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे गति होगा तो कौन गति? जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे करे तो कौन गति? और आवर्त गति में कितने शर्त को पूरा करना है? और वो शर्त क्या क्या समझ गए? और याद रखना, सभी दोलन गति आवर्त गति है, सभी दोलन गति आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति। क्लियर? समझे? वैसे गति बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, गति बहुत जटिल होता है। एक ही समय में वस्तु एक से अधिक गति में रह सकती है। अब देखिए ना, जो घूर्णन में है वो वृत्तीय में भी है, जो पेरियोडिक में है वो ऑसिलेटिव में भी है। तो गति जो है ना बड़ी जटिल प्रक्रियाएं हैं, और गति के जटिलताओं को समझने के लिए कैलकुलस का सहारा लिया जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे? जटिलताओं को निकाल फेंकेंगे। आइए क्वेश्चन पर, हमको जटिलता में प्रवेश नहीं करना है। अब आइए दोस्तों बताइए, आगे पीछे दोलन गति, ये आवर्त गति नहीं ना होगा, क्योंकि आवर्त गति में आगे पीछे नहीं होता है, दोहराव होता है। अब आप कहिएगा सभी दोलन गति आवर्त गति है, तो आवर्त गति क्यों नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, यही मानना पड़ेगा। आगे बढ़िए। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न। जब कोई वस्तु समान गति से चलती है, जब कोई वस्तु समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होती है। अब ध्यान दीजिए,
समान गति से चलती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि समान वेग से या समान चाल से चल रही है। अगर कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसका दूरी समय ग्राफ कुछ इस तरह होता है। दूरी समय अगर समान गति से चलती है, अगर समान गति से चलती है तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु पहला सेकेंड 5 मीटर का दूरी तय किया, दूसरा सेकेंड में भी 5 मीटर का दूरी तय किया, तीसरा सेकेंड में भी 5 मीटर का दूरी तय किया, तो आप कहिएगा समान गति से जा रहा है। हर एक सेकेंड में अगर 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो वो समान समय में समान चाल से या समान गतिहीन कर रहा है। तो समान गति का मतलब होता है कि एक समान समय में एक समान दूरी तय करना। तो पहला सेकेंड 5, दूसरा सेकेंड, ठीक है, दूसरा सेकेंड 5 करेगा तो कहां पर आ जाएगा 10, तीसरा सेकेंड 5 करेगा तो कहां आ जाएगा, तो इस तरह। तो एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? समय ये हो गया, दूरी ये हो गया। एक सीधी रेखा होगा जो दोनों एक्सिस से कितनी दूरी पर रहेगा? 45 डिग्री। और ध्यान रखना है कि मोशन में समय हमेशा किस एक्सिस पर रहता है? एक्से पर रहेगा, बाकी जो है उसको वाई पर रख दीजिए। लेकिन दूरी समय ग्राफ में समय हमेशा किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, एक्स एक्सिस पर। क्लियर? तो जब कोई वस्तु एक समान गति चलती है उसका दूरी समय ग्राफ क्या होगा? एक सरल रेखा होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब कोई एक समान हो तो उसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होगा ही नहीं, उसका ग्राफ हमेशा सीधा ही होगा। यह बात आप समझ लीजिए। जब कोई त्वरण एक समान हो, वेग एक समान हो, चाल एक समान हो, दूरी एक समान हो, समान गति हो, तो उसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो ही नहीं सकता है, वो सीधा ही होगा। क्लियर? 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल से 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय बाद रुक जाएगी? ये रुकेगा तो इसमें मंदन होगा जी। यह त्वरण नहीं है, यह क्या है? मंदन है। थोड़ा त्वरण को काटकर मंदन लिखिएगा, त्वरण को काटकर मंदन लिखिएगा। क्लास 10:30 से 12 चलता है जी। क्लास 10:30 से 12 चलता है। क्लास बताते का है ना कि 12 चलता है। ओ अच्छा, 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से गतिमान वस्तु का कितने समय बाद रुक जाएगी? अब मंदन है, यहां पर मिस्टेक है, क्योंकि रुकेगा तो त्वरण का मतलब होता है प्रति सेकंड वेग का बढ़ते जाना। त्वरण का मतलब होता है प्रति सेकंड वेग का बढ़ते जाना। यहां पर मंदन है, तो मंदन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड बाद उसके गति में कितनी की कमी आएगी? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के। अगर मंदन 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है तो इसका मतलब हर 1 सेकेंड में उसके गति में कितनी की कमी आएगी? और छठा सेकेंड जाकर उसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और शून्य हो जाएगा मतलब रुक जाएगी। अगर हर 1 सेकेंड में गति में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कमी आती है और अभी गति 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 6 सेकेंड के बाद 0 हो जाएगा कि नहीं? रुक जाएगा कि नहीं? 6 सेकेंड के बाद यह रुक जाएगा। 6 सेकेंड के बाद यह रुक जाएगा। समान त्वरण से समान त्वरण और असमान त्वरण का एग्जाम्पल हम दिए थे। समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होगा? असमान त्वरण भी रहेगा तो गति बढ़ता रहेगा। त्वरण है तो गति बढ़ता रहेगा। कैसे? प्रति सेकेंड वेग में बढ़ोतरी होगी, बढ़ता जाएगा। अब मंदन है तो या ऋणात्मक त्वरण है तो घटता जाएगा।
क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य और तय की दूरी शून्य हो? बिल्कुल ये संभव है, और संभव हम पहले नंबर क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये संभव है कि नहीं? नेक्स्ट, वाहनों की चाल मापने हेतु स्पीडोमीटर। वाहनों में चाल मापने हेतु स्पीडो नामक उपकरण, और स्पीडोमीटर जो है वह किलोमीटर पर आवर में चाल को मापता है। स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में चाल मापता है, किलोमीटर पर आवर में चाल मापता है। क्लियर? लेकिन चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। एसआई मात्रक क्या है? नेक्स्ट, और याद रखिएगा, वाहन में दूरी मापने हेतु, दूरी मापने हेतु क्या लगा होता है? ओडोमीटर। दूरी मापने हेतु ओडोमीटर, और ओडोमीटर दूरी को किस में मापता है? लेकिन एसआई मात्रक दूरी का क्या है? मीटर है। तो गाड़ी में चाल मापने हेतु स्पीडोमीटर और दूरी मापने हेतु ओडोमीटर। दूरी मापने हेतु ओडोमीटर। स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में चाल बताता है, जबकि चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है। ओडोमीटर किलोमीटर में दूरी को मापता है, ओडोमीटर किलोमीटर में दूरी को मापता है। नेक्स्ट, कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। संवेग, वेग और कोणीय वेग। कोणीय वेग का अस्तित्व तब आता है जब वस्तु वृत्तीय या घूर्णन गति कहते हैं। संवेग, वेग और कोणीय वेग जो है, कोणीय वेग ये सदिश राशि है। वेग की चर्चा हम कर चुके हैं। कोणीय वेग का मतलब है कि वस्तु किस मार्ग पर है? सर्कुलर पर है। हम संवेग की चर्चा आगे करेंगे। अदिश राशि कौन है? ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि है। कार्य भी अदिश राशि है। बल आघूर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉर्क की चर्चा आगे के चैप्टर में होगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन। आयतन कैसी भौतिक राशि है? अदिश। विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल भी क्या है? सदिश है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? ये तो सेम प्रश्न है। विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि है। सदिश राशि इसमें कौन है? वेग है, हम जान गए हैं वेग के बारे में। द्रव्यमान, समय, लंबाई क्या है? सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय, लंबाई क्या है? सदिश राशि। नेक्स्ट, कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण है? कल हम मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि की चर्चा किए थे। पिछले क्लास पहला चैप्टर में मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि की चर्चा किए थे कि नहीं? तो मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि की जो चर्चा किए थे, तो कह रहे कौन व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, मतलब कौन मूल परिमाण है? तो मूल भौतिक राशि की संख्या मात्र 7 थी, और 7 में द्रव्यमान था कि नहीं? तो मूल भौतिक राशि 7 है, और 7 के बाद सब क्या है? व्युत्पन्न परिमाण है। 7 के बाद सब क्या है? द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, बाकी सबके सब घनत्व, आयतन, चाल व्युत्पन्न परिणाम है। देखिए इसमें P के जगह इसका सही फॉर्मूला तो हम जान चुके हैं, A बराबर V माइनस U बाय T। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लिख लीजिए सही उत्तर। A बराबर V माइनस U बाय T। पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। संवेग, मोमेंटम, संवेग मोमेंटम बराबर क्या होता है? mv। क्या होता है? mv, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। एक गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुना कर दीजिए तो वो क्या निकल जाएगा? संवेग। यानी संवेग वह भौतिक राशि है, संवेग वह भौतिक राशि है जो द्रव्यमान और वेग को एक साथ परिभाषित करेगा। ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग को एक साथ परिभाषित करता है? संवेग।
ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग को एक साथ परिभाषित करता है? तो वो कौन है? संवेग बराबर mv यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। तो कह रहा संवेग और वेग के अनुपात में क्या प्राप्त होगा? तो संवेग और वेग का अनुपात, संवेग बराबर mv, अब वेग बराबर भी कट गया, क्या प्राप्त हो गया? द्रव्यमान। द्रव्यमान प्राप्त हुआ, द्रव्यमान प्राप्त हुआ। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण, जड़त्व इनर्शिया का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है और यह निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। अब क्या है जड़त्व, ये समझ लीजिए। एक वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही बना रहेगा, बना नहीं रहेगा, बने रहना चाहती है। एक वस्तु जो विराम में है, रेस्ट में है, गति नहीं कर रही है, तो एक विराम वाली वस्तु विराम में ही रहना चाहती है और एक गतिशील वस्तु गति में ही रहना चाहती है। विराम की वस्तु में प्रवृत्ति है कि वो विराम में ही रहना चाहती है, गति करना नहीं चाहती है। और एक गतिशील वस्तु में प्रवृत्ति रहती है कि वो गति ही करता रहे, विराम में ना आए। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने किसी भी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे या परिवर्तन ना करना चाहे, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़त्व वस्तु का गुण है और जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। विराम में है तो विराम में ही बना रहना चाहती है और अगर गति है तो गति में ही बना रहना चाहती है। और ये जड़त्व निर्भर किस पर करता है? द्रव्यमान पर। जितनी अधिक द्रव्यमान होगा उतनी अधिक जड़त्व का गुण होगा। जितनी अधिक जड़त्व होगा, जितनी अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसमें जड़त्व का गुण होगा और वह उतना ही अपने परिवर्तन का, अपने स्थिति में परिवर्तन का क्या होगा? जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है। चूंकि यहाँ त्वरण की बात की गई है और त्वरण जो है आप जान चुके हैं कैसी भौतिक राशि है? सदिश। त्वरण कैसी भौतिक राशि है? सदिश। और इसीलिए हम चाल के जगह पर किसका उल्लेख करेंगे? क्योंकि चाल अदिश भौतिक राशि और वेग क्या है? तो जब त्वरण की बात करें तो आपको भी किसकी बात करनी चाहिए? वेग की ही बात करनी चाहिए। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का फार्मूला प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का फार्मूला प्राप्त होता है और बल का फार्मूला है बराबर एक गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण को गुणा करने पर हमें बल की प्राप्ति होती है। तो कह रहा है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर बल लगाया गया, बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है, तो दूसरे नियम से क्या निकाल सकते हैं? ए, यानी कि हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया गया, 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया गया, 1 न्यूटन का, तो F बराबर क्या? ma। F बराबर ma। बल कितना लगा? 1 न्यूटन। m का मान कितना है? 1 केजी। a निकालना है तो a बराबर हो गया 1/1 यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल के दिशा में त्वरित होता है और इस प्रकार से उत्पन्न त्वरण, तो ध्यान दीजिए, F बराबर, तो इसका मतलब है F समानुपाती किसका, यानी वस्तु में उत्पन्न त्वरण बल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। लगे बल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। लगे बल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यहां पर लगता है कुछ, अच्छा देख लेते हैं। 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड यानी वस्तु में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो बल क्या होगा, तो बल बराबर क्या होता है, एम ए। एम द्रव्यमान है, ए त्वरण है। द्रव्यमान कितना है 0.6 और त्वरण कितना है 0.08, तो कितना हो गया 8×48 2 1 3 0.048 न्यूटन ए। क्लियर। नेक्स्ट, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम है। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। क्लियर। और दूसरा बल वस्तु बी में, यानी वस्तु बी जो कितना ग्राम का है 20 ग्राम का है, इसमें कितना का त्वरण उत्पन्न हो रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो रहा है। क्लियर है, डाटा तो आपको मालूम चल गया। एक बल ए पर जो 10 ग्राम का है उस पे लगकर उसमें 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण करता है। क्लियर। एक बल ए पर लगकर जो 10 ग्राम का है उसमें 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। दूसरा बल बी पर लगकर जो 20 ग्राम का है उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। करेक्ट। कौन सा बल बड़ा है, ए पर लगने वाला बल बड़ा है या बी पर? तो यहां पर ग्राम दिया हुआ है, ग्राम ऐसा ही मात्रक नहीं है, लेकिन दोनों में ही ग्राम है तो कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बल F बराबर क्या होता है एम ए। तो ए पर लगा बल जो है 10/80 आ गया। ध्यान रखिएगा, हम 80 तब आएगा जब ग्राम को केजी में बदलेंगे। चूंकि इसमें भी ग्राम है और इसमें भी ग्राम है, इसीलिए हमें कोई दिक्कत आंसर देने में नहीं होगा। तो 10 से 80, अब 20×5 यानी बी पर बड़ा बल लग रहा है, ए पर छोटा बल लग रहा है कि नहीं है। बल F बराबर एम ए, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण के गुणनफल को ही बल कहते हैं। तो ए के द्रव्यमान और त्वरण को गुना कर दीजिए 80 और बी में आ गया 100। तो इसका मतलब है कि ए की अपेक्षा बी पर बराबर कार्य कर रहा है। ए की अपेक्षा बी पर बराबर कार्य कर रहा है। एम द्रव्यमान के किसी वस्तु का भी है तो संवेग P बराबर क्या होगा mv होगा। क्लियर। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या है, संवेग P बराबर क्या होता है mv। तो हम अभी की जगह क्या कर देंगे आधा, तो दूसरा संवेग क्या हो जाएगा m गुना v/2 यानी mv/2। तो वेग आधा कर दिए तो संवेग पहले का क्या हो चुका है आधा हो चुका है। तो वेग आधा करिएगा तो संवेग आधा, वेग दुगुना कीजिएगा तो संवेग दुगुना। नेक्स्ट, न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, न्यूटन का 3 गति नियम है और तीसरे गति नियम का हम जिक्र कर रहे हैं डायरेक्ट, तृतीय गति नियम। तृतीय गति नियम, तृतीय गति नियम कहता है कि अगर वस्तु ए वस्तु बी पर बल लगाएगा, अगर वस्तु ए वस्तु बी पर बल लगाएगा
तो बी भी किस पर लगाएगा? ए पर लगाएगा। न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है कि कोई भी वस्तु, मान लीजिए वस्तु ए वस्तु बी पर बल लगाया है तो बी भी लगाएगा किस पर? ए पर। जो बल पहले लगा उसको क्या कहेंगे? एक्शन फोर्स, यानी क्या? जो पहले लगा क्रिया और क्रिया के बाद जो प्रतिक्रिया हुआ उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया बल। क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया बल, यानी क्या? रिएक्शन फोर्स। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है कि अगर एक वस्तु ए बी पर बल लगा रहा है तो बी भी ए पर बल लगाएगा, बी भी ए पर बल लगाएगा। यानी बल जहां भी अप्लाई हो रहा है तो जोरा में तो है ही। पहले अप्लाई होने वाला बल कौन है? और क्रिया के विपरीत अप्लाई होने वाला बल प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही है न्यूटन का तीसरा गति नियम। सीधा कहना कि एक वस्तु अगर दूसरे पर बल लगाएगा तो दूसरे भी उस पर उतना ही बल लगाएगा। अब यहां पर यानी कि न्यूटन के तीसरे गति नियम से हमें तीन बातों को याद रखना है। तीन बातों को। पहला, क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगता है। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगता है। जैसे क्रिया किस पर हो रहा है, अब प्रतिक्रिया किस पर हो रहा है? क्या यह संभव है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ए पर हो जाए? क्या यह संभव है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बी पर हो जाए? नहीं संभव है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगता है। यह संभव ही नहीं है कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक वस्तु पर लग जाए। दूसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल की दिशा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के विपरीत होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के विपरीत होता है। क्रिया की दिशा इधर है, प्रतिक्रिया की दिशा इधर है, एक दूसरे का विपरीत। तीसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल का परिमाण, क्रिया और प्रतिक्रिया बल का परिमाण समान होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल का परिमाण, अगर क्रिया बल 10 न्यूटन का है तो प्रतिक्रिया बल भी कितना न्यूटन का? 10 न्यूटन का। तो तीन बात याद रखना है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगी होनी चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया बल का परिमाण समान होता है। अगर क्रिया 10 न्यूटन का है तो प्रतिक्रिया भी 10 न्यूटन का होगा। क्लियर? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। क्या? किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। कुछ दूरी चलने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, गेंद को मारा गया और कुछ दूरी चलने के बाद गेंद रुक गया है। अगर गेंद गतिशील है तो जरूरत के कारण गति में ही रहना चाहेगा, रुकेगा नहीं, लेकिन रुक गया है। तो एक गतिशील वस्तु रुक गया है
ये तभी संभव है जब उस पर बल लगेगा। एक गतिशील वस्तु बिना बल लगे रुक नहीं सकता और एक विराम की वस्तु बिना बल लगे गति में आ नहीं सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूटन का प्रथम गति नियम कह रहा है। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि विराम की वस्तु विराम में ही रहेगी। गति में वस्तु, गतिशील वस्तु गति में ही रहेगी, लेकिन तब तक जब तक कि उस पर बल ना लगे। यानी कि बल लगने पर एक विराम की वस्तु गति कर सकती है या करने की कोशिश कर सकती है, और एक गतिशील वस्तु पर बल लगने पर वह विराम में आ सकती है या आने की कोशिश कर सकती है। तो अगर गतिशील वस्तु रुका, ये लुढ़कती हुई गेंद रुका, तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार उस पर बल लगा। लेकिन कौन बल लगा? घर्षण बल लगा। कौन बल लगा? घर्षण बल लगा। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। गेंद पर गति के दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, इसीलिए रुक गया। और वह कौन बल कार्य कर रहा है? घर्षण बल कार्य कर रहा है। वो कौन बल कार्य कर रहा है? घर्षण बल। नेक्स्ट, जरूरत की माप किससे होती है? द्रव्यमान से होती है। किससे होती है? साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जरूरत अधिक है? जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जरूरत उतना तो रेलगाड़ी का होगा। रेलगाड़ी का द्रव्यमान सबसे ज्यादा। बल को क्या होता है? बल सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? और सदिश राशि का इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा। परिमाण और दिशा। न्यूटन SI मात्रक है किसका? वेग का मीटर पर, कार्य का जूल, संवेग का MV यानी kg मीटर पर सेकेंड। बल का मात्रक न्यूटन, वेग मीटर पर सेकेंड, संवेग का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड, और कार्य का मात्रक क्या है? जूल। एक न्यूटन बराबर कितना होगा? देखिए, F बराबर क्या होता है? ma। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना, बल का मात्रक क्या? न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रक क्या? kg। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो एक न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि F परिमाण का बल M द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता तो क्या होगा? तो F बराबर क्या हो गया? ma। F बराबर ma। तो इसका मतलब है कि F समानुपाती M, F समानुपाती A। क्लियर? एक फॉर्मूला ये, और दूसरा F बराबर ma, तो A बराबर F बराबर ma, तो A बराबर F बटे M। तो A समानुपाती F या A समानुपाती 1/m। A समानुपाती F या A समानुपाती 1/m या A व्युत्क्रमानुपाती M, तो क्या होगा? भी सही है। देखिए, F बराबर ma से ये भी रिलेशन मिलेगा, ये भी रिलेशन मिलेगा। निम्नलिखित में किन दो सदिश राशियों का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड है? संवेग और आवेग का। दोनों का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड। दोनों का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड। संवेग का भी मात्रक kg मीटर पर सेकेंड और आवेग का भी मात्रक kg मीटर। अब देखिए, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड। लेकिन अभी तुरंत देखिए, न्यूटन बराबर kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
प्रति नीचे, अब गुना सेकेंड, कट गया तो क्या निकल गया, केजी मीटर पर सेकेंड। तो संवेग और आवेग दोनों का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड है, केजी मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट, संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में किस राशि को सूचित करता है? बल को। किसको? संवेग में परिवर्तन की दर किसको सूचित करता है? और यह न्यूटन के किस गति नियम को है? द्वितीय गति नियम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, इसका मतलब क्या हो गया? संवेग परिवर्तन का दर मतलब हुआ अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अब बटे प्रारंभिक से अंतिम होने में लगा समय। क्लियर? इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, P2 माइनस P1 अब बटे T। तो जब परिवर्तन की दर पूछे, कोई भी परिवर्तन की दर, तो उसका मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति अब बटे प्रारंभिक को अंतिम होने में लगा समय। जैसे वेग परिवर्तन की दर क्या था? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। संवेग परिवर्तन का दर क्या है? तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय। तो न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि बल जो है वह संवेग परिवर्तन के दर के क्या है? समानुपाती है। संवेग परिवर्तन के दर के क्या है? और ये न्यूटन का कैमा गति नियम है। संवेग परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होते। संवेग परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होते हैं। और समानुपातिक राशि को बराबर करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। और यहां पर कांस्टेंट का मान 1 होता है, यानी संवेग परिवर्तन के दर किसके बराबर होगा? क्लियर? इकतालीस नंबर। कितना प्रश्न है जी? अब आज खत्म नहीं होगा, यही रोक देते हैं। कल है, कल क्लास है, सब आ जाइएगा 10:30 बजे, उससे पहले आ जाइएगा। क्या? मंगलवार को, मंगलवार सोमवार को बोलेंगे क्या? कल क्लास है, ऑनलाइन वाले को भी बोल देते हैं, ठीक है? ठीक है ना? कल 10 बजे आ जाइएगा, 10:30 बजे से हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। क्लियर? हमको लगा आज हो जाएगा क्लास नहीं हो पाया। चलिए दोस्तों, एकदम रट लेना है, रट, उत्तर होंठ पर होनी चाहिए। बहुत लोग कह रहे कि मजा नहीं आ रहा है, मजा वाला चीज नहीं पढ़ना। क्या? गिर गया इसका, गिर गया। हाँ हाँ हाँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आज नहीं हो पाया, कल हम क्लास रख दिए हैं। तो याद करिए, आप लोग जितना प्रयास था समझाने का हम कर रहे हैं। और बहुत लोग थ्योरी का डिमांड कर रहे हैं, तो वो तो अब जान ही रहे, संभव नहीं है करवाना। तो आप क्वेश्चन करिए, और बिल्कुल हम लुसेंट घटना चक्र पूरी तरह से करवाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रश्नों में 3 बुक को शामिल कर दिए हैं, लुसेंट घटना चक्र और एनसीईआरटी। तीनों में जितने प्रश्न आ सकते थे सबको समेट डाले हैं, और बिल्कुल हमारा अंदाज है कि प्रश्न छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं कल के क्लास में। कल संडे है, संडे को क्लास तो लेते नहीं है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है, पता नहीं क्या क्या हो गई है। मिलते हैं कल के क्लास में।